कुछ लोग वो होते हैं कि जो भंवर कुआं के पानी को पी करके अपना रास्ता तय कर लेते हैं। कुछ लोग वो होते हैं कि उस कुएँ के अंदर उसके भंवर में फँस करके उसमें डूब करके और फिर कुछ समय की जो प्रक्रिया है और जो माता-पिता का इस समय की जो लात पड़ती है उससे फिर वो वापस अपने घर पर लौट करके चले जाते हैं। जी सर। जो अथाह फोटो है हर कोचिंग में, मेरी भी अटकी है, ऐसा नहीं है जी, मैं जी। मैं दूध का धुला नहीं हूँ। वो एक वाक चातुर्य से युक्त प्रथम डेस्क पर जो बैठी, जो ये कह सकते हैं कि रिसेप्शनिस्ट जो वर्ड दिया जाता है, प्रथम डेस्क पे बैठा हुआ व्यक्ति, जी सर। जिसमें के अंदर वाक चातुर्य, वाक पटुता है। सर मैं खुद कहता हूँ मैंने पढ़ना सबसे सरल काम है। हाँ, बस पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, है ना? जी, तो ही जी। पास हो जाओगे। मात्र पढ़ने भर से पास होते हैं या और भी कोई स्किल्स की आवश्यकता है सिविल सेवा में चयन के लिए? नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। निर्माण आईएएस में आपका स्वागत है। आज निर्माण आईएएस के इस पॉडकास्ट में मेरे साथ है रविंद्र मीणा, जो अभी हाल ही में 2022 की एमपीपीएससी परीक्षा में वीडियो के पद पर चयनित हुए हैं। एक वो बालक एक ऐसे क्षेत्र से आता है जो चंबल ग्वालियर क्षेत्र जिसको बोलते हैं बीहड़ का क्षेत्र, एक ऐसे पिछड़े जिले से आता है श्योपुर नाम के, जिसको मेल न्यूट्रिशन कैपिटल ऑफ इंडिया वो बोला जाता है, कुपोषण की राजधानी। उस क्षेत्र से निकल करके ये बच्चा आज आपके समक्ष एक चयनित छात्र के रूप में, एक अधिकारी के रूप में हमारे समक्ष बैठा हुआ है। आज जानेंगे इसकी अपनी इस पढ़ाई तक, यानी इस पद को पाने तक की अपनी यात्रा, पढ़ाई के दौरान क्या चैलेंजेस आए, क्या इन्होंने जीवन में सीखा, क्या जिया, क्या कॉम्प्रोमाइज़ेस किए, उन सभी को धीरे-धीरे जानने का प्रयास करेंगे। तो रविंद्र, जी सर। स्वागत है आपका निर्माण आईएएस के इस पॉडकास्ट में। सर आपका बहुत-बहुत धन्यवाद सर। तो थोड़ा-सा आपके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। पहले अपना परिचय, हल्की से 2 लाइन में तो मैंने दे दिया, आप कहाँ से क्या हैं? तो जी सर। थोड़ा-सा एक ऐसा परिचय दीजिए कि जिससे लगे कि ये रविंद्र जो मेरे सामने बैठा है, वो रविंद्र नहीं, मैं ही बैठा हूँ। इस तरह के परिचय से अपनी स्टार्टिंग कीजिए। जी सर। सर मेरा नाम रविंद्र मीणा है। 2022 में मेरा बीडीओ के पद पर चयन हुआ है। सर मैं मध्य प्रदेश के एक ऐसे ज़िले से आया हूँ जिसकी साक्षरता दर काफ़ी कम है, लगभग 60% है। और इसके अलावा भी सर हमारे यहाँ से अगर देखा जाए तो जो लोक सेवकों की संख्या है उनकी भागीदारी भी मध्य ना के प्रदेश बराबर है। ना के बराबर जी, है। जी। सर तो मुझे लगता है कि अगर मैंने जब एमपीपीएससी की तैयारी की थी तो सर मैंने सोचा अगर मैं इस पद पर चयनित होता हूँ एमपीपीएससी किसी भी पद पर, तो सर मुझसे अन्य लोग भी प्रेरित होंगे। एकदम होते हैं। तो सर मैंने इसका लाइव एग्जांपल अभी देखा, जब मेरा अभी चयन हुआ जी। तो मेरे गांव के लड़के और मेरे गांव के अलावा जो परिवार के हैं सर, वो भी इंदौर तैयारी करने के लिए आ रहे हैं। अरे मुझसे वाह! बार बार कॉल करके पूछते हैं कि भैया हम भी वहाँ से ही तैयारी करेंगे, हमें भी तैयारी करना है। तो सीधी-सी बात, आप जब पास होते हैं, किसी भी पद पे आते हैं या कोई भी सफलता मिलती है, उस सफलता का अनुसरण और अनुकरण आपके आस-पास के और वो लोग जिनको ये लगता है कि ये काम बहुत बड़ा काम है या पता नहीं मुझसे होगा कि नहीं होगा, और ऐसे में रविंद्र बाबू जैसे कुछ बच्चे जो देसी गाँव के सामान्य से सामान्य पृष्ठभूमि के जब पास होकर के यहाँ पे आके बैठते हैं, फिर जो उससे प्रेरणा मिलती है, तो वो बच्चा जो गाँव में बैठा हुआ है, तो उसमें आता है, अब तो मैं भी कर सकता हूँ, जब मेरे भाई रविंद्र ने किया है। तो जी वो बिल्कुल। प्रेरणा मुझे लगता है वो काफ़ी बच्चों को आपके द्वारा मिल रही होगी। जी सर क्या बिल्कुल। कभी ऐसी कोई प्रेरणा आपको भी किसी के द्वारा मिली थी? या आप प्रेरित होकर के आप चले आए तैयारी में, इस फील्ड में? जी सर। सर जब मैं कक्षा 5वीं में पढ़ता था सर, तो सबसे पहले सर मैंने देखा अपने आसपास ज़्यादातर हमारे यहाँ जो हमारे परिवार में भी हैं और आसपास के लोगों ने ज़्यादातर शिक्षक के पद पर हासिल है। हाँ, ये है उस जो क्षेत्र का, वो है कि या जी तो सर। मुझे टीचर बनना है या मुझे फौज में जाना है। जी सर, जो कि काफ़ी सम्मानीय पद है सर। सर तो मैंने तभी उस टाइम सोचा कि शिक्षक के अलावा भी क्या दूसरी तैयारी होती है। और सर आज जब मैंने उसके बाद 10th में और 12वीं में सर एमपीपीएससी और यूपीएससी के बारे में जाना, तो सर मैंने अपने अनुकूल एमपीपीएससी को उचित पाया सर। और मेरा पहले टारगेट ये था कि मैं एमपीपीएससी तैयारी करूँगा और उसके बाद यूपीएससी की तैयारी करूँगा। वाह! तो अब अगला टारगेट क्या यूपीएससी है आपका? नहीं सर, अभी फ़िलहाल तो यूपीएससी का कोई मन नहीं है, लेकिन सर एमपीपीएससी में जो मैंने तैयारी की उसमें एक काफ़ी लंबा वक्त बीत गया। और सर आएँगे, उस पे भी आएँगे, आपकी तपस्या पे भी चर्चा करेंगे। जी बस सर। पहला जो मेरा क्वेश्चन था कि प्रेरणा कहाँ से मिली? जैसे आपने बोला 5वीं, तो क्या उससे कहीं से वो प्रेरणा मिली थी जो 5वीं के बाद से आपने सोचना स्टार्ट कर दिया था? कि मैं देखता हूँ सामान्य 5वीं, 6वीं, 8वीं, 10वीं के बच्चों को वो होश ही नहीं होता मुझे क्या करना है, खेलने कूदने के अलावा कोई जी मतलब सर। नहीं होता। आपने कैसे सोचा? वो जानना है बस मुझे। जी सर। सर 5वीं के बाद तो उसके बाद ही सोचने समझने की इतनी क्षमता विकसित होती है। जी। सर उसके बाद मैं 10th में आया, 12th में, तब सिर्फ इतना था सर कि कोई अच्छी सी नौकरी करनी है। हाँ।
सर कोई भी एक नौकरी जिससे अपना जीवन जीवन चले, यापन पेट पल अच्छी जाए तरह हो हमारा। सके। जी सर। जी। इसके सब पश्चात सर कॉलेज में जब मैंने अन्य माध्यम से एमपीपीएससी के बारे में जाना, और सर जो मुझे मेरे मम्मी और जो पापा ने मुझे प्रेरित किया कि तुम उनका तो कहना था कि कोई सरकारी नौकरी ले लो, बस हाँ, इतना ये ही होता ही काफ़ी है उनके एक लिए। सामान्य परिवार में ये होता है कि बच्चा बच्चा नौकरी लग जाए, बस पैसे भी लग जाए। बस सर। जी। पर मैंने उन्हें हिम्मत बंधाई और सर मुझे खुद पे विश्वास था, तो मैंने कहा मैं नहीं, तुम थोड़ा वेट चलिए कीजिए। इसी को आगे बढ़ाते हैं। आपने कहा कि पिताजी और माताजी का एक सपना था कि नौकरी लग जाए बच्चा मेरा, सरकारी नौकरी। जी सर बिल्कुल। परंतु सिविल सेवा में क्यों आए? अब अगली लाइन ये है मेरी जी सर। कि भाई एक होता है कि आप दुनिया भर की नौकरी थी, सरकारी बैंक में भी जा सकते थे एसएससी में, पर ये एमपीपीएससी क्यों चुना आपने? जी सर। सर मम्मी पापा का सपना और साथ ही सर जब एमपीपीएससी के बारे में जाना तो मेरा भी सपना एक सिविल सर्वेंट बनने के लिए हुआ। सर सिविल सर्विसेज की जब मैंने कार्य जाने उसकी और उसकी जो विविधता के बारे में, क्षेत्र के बारे में जाना, तो सर मैंने पाया कि यहाँ आकर मैं अपने जो व्यक्तित्व है उसमें और अच्छा निखार ला सकता हूँ। साथ ही साथ सर जो सरकार द्वारा जो लक्ष्य रखे गए हैं उनका सर मैं अपने व्यक्तिगत तौर पर बहुत बेहतर तरीके से सर उनको इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करूँगा। तो सर मुझे लगता है कि सर मेरी पृष्ठभूमि भी ग्रामीण पृष्ठभूमि है, जी। तो सर मुझे ये लगता है कि अगर मैं उन कार्यों को उनको बेहतर तरीके से समझा सकूँगा और सर साथ ही साथ में उन योजनाओं का सबसे अच्छा बहुत बेहतर बढ़िया। क्रियान्वयन करूँगा सर। तो आपकी जो पढ़ाई लिखाई है, जी सर। तो किस प्रकार के सरकारी, प्राइवेट, कॉन्वेंट, किस तरह के स्कूल में हुई है? सर मेरी प्राथमिक से लेके और ग्रेजुएशन तक सरकारी स्कूल से हुई सरकारी है। स्कूल में। जी तो सबसे पहली बात कि जो लोग ये बोलते हैं कि भैया बड़े बड़े स्कूल में पढ़ना है, बड़े बड़े नामी ग्रामी स्कूल में पढ़ना है और उसके बाद ही कुछ हो पाएगा, तो सबसे पहला ये सबक उनके लिए है कि बेटा कहीं से भी आप पढ़ें, बस पढ़ने की आग, ललक और वो जीवंतता आप में होनी चाहिए, तभी आप पास हो पाएंगे। खैर, क्या करते हैं आपके माता पिताजी? सर मेरे माता पिता पिताजी कृषक का काम करते हो और सर माताजी पिताजी का सहयोग करती है और गृहिणी का काम गृहिणी करती काम है, यानी माताजी एक होम मेकर है, है। जी सर। गृह का निर्माण कर रही है जी। और पिताजी उसको संवार रहे हैं, जी सर। यही है ना? तो सामान्यतः ये कहता है कि एक कृषक जब पिताजी होता है ना, जी सर। तो उसको अपने बच्चों को पढ़ाने में बहुत सारे जतन करने पड़ते हैं, ऐसा सामान्यतः मैंने सुना है, देखा भी है। बच्चे आते हैं मेरे पास में सामान्य प्रश्न, मेरा मानना भी है सिविल सेवा में सिर्फ और सिर्फ सामान्य पृष्ठभूमि का ही बच्चा आता है, सामान्यता है जी ना? सर। तो आपके पिताजी ने, आपको भी फील होता है भाई आप एक वयस्क बच्चे हो चुके हैं, काफ़ी समय से इस क्षेत्र में तपस्या भी कर रहे हैं, जी सर। क्या वो मेहनत पिताजी की, है ना, और वो पिताजी का जीवन, उसने क्या प्रेरणा दी आपको? सर मेरे माता पिता और जो काम करते हैं, तो सर मैंने जब उनके साथ में खेतों में जाता हूँ, सर मुझसे तो ज़्यादा काम नहीं हो पाता, मैं सर मेरा पढ़ाई में ज़्यादा इंटरेस्ट रहा है। जी जी जी। तो सर लेकिन मैं देखता हूँ कि सर जब वो मेहनत करते हैं तो मुझे सर कभी कभी लगता है कि मेरी मेहनत तो बहुत कम है। कुछ भी नहीं है, बिल्कुल हम तो सर। बैठ के कमरे में पढ़ रहे हैं, परंतु जो बस सर मैं खुद कहता हूँ मैंने पढ़ना सबसे सरल काम है, हाँ। अगर व्यक्ति को एक। तो मैं बीच में टोकूंगा पहले आपको जी सर। कि रविंद्र बाबू ने एक बड़ी अच्छी बात की, पढ़ना इस धरती की का सबसे सरल काम है, सबसे सहज काम है, अगर जिसका इसमें मन लग गया, और ये भी इससे अगली लाइन ये जोड़ सकते हैं क्या जी सर। कि जो जिसका पढ़ने में मन लग गया फिर दुनिया उसी की है। जी बिल्कुल सर। अगर है ना? तो आप जो भी इस वीडियो को सुनने जा रहे हैं, मैं उनसे ही कहूँगा पढ़ने में मन लगाइए, किताबों से दिल लगाइए। खैर खैर, कुछ यात्रा की बात करते हैं, इस सिविल सेवा की यात्रा की। जी सर। ठीक है, तो आप जब पढ़ाई की दुनिया में आ गए, जी सर। और जैसा कि मैंने आपके बारे में थोड़ा सा जाना कि आपने लंबी कई वर्षों की तपस्या की है इस जी सर। तैयारी में, है ना, तो क्या कारण रहा कि मुझे इतना समय लग गया? तो मेरा ये मानना है कुछ तो प्रक्रियाएं जी सर। जिम्मेदार है, जी सर। कोरोना भी जिम्मेदारी ले सकता है उसमें, उसके बाद में कुछ हम लोग तंत्र की भी जिम्मेदारी ठहरा सकते हैं कि भाई प्रक्रियाएं लेट हुई, कोर्ट कचहरी में हुई, उसके अलावा भी कोई ऐसा कारण जिसकी वजह से आप लेट होते चले गए? क्योंकि उसके 19 का भी रिजल्ट था, 20 का भी रिजल्ट था, 21 का रिजल्ट था, फिर आप 22 में पास हुए। जी सर। क्या कारण रहे कि सफलता या सफलता के इतने घुमावदार मोड़ आते रहे, फिर आकर के आप आज यहाँ बैठे हैं? जी बिल्कुल सर। इसमें मेरी सर मुझे काफ़ी वक्त लगा सर, वो वक्त के अलावा सर ये एक प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति को उसका जो व्यक्तित्व विकास होता है उसमें एक टाइम लगता है। जी, लेकिन सर जी। कुछ एक लोगों को मान लिया जाए तो कुछ लोग ऐसे होते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में ही एकदम होते हैं, काफ़ी होते अपनी हैं। मनचाही पोस्ट प्राप्त कर लेते एकदम हैं। ठीक बात है। सर पर मैं आपको बताना चाहूँगा, सर्वप्रथम में सर 2018 में मैं इंदौर आया था। जी। तो सर उसके पश्चात मैंने एमपीपीएससी की तैयारी प्रारंभ की सर। 2019 का सर मेरा प्रथम प्रयास था सर, जिसमें मैंने
इंटरव्यू तक पहुंचा था सर। इंटरव्यू में डिस्क्वालीफाई हुआ या फेल हो गया सर। प्रथम प्रयास से इंटरव्यू दे रहे हैं आप? जी सर। बहुत बढ़िया। तो सर मुझे एक आत्मविश्वास था कि एक ना एक दिन तो आएगा कि सर भाई मैं जब- अंतिम पायदान पे आ गया हूँ तो फिर तो मैं इस दुनिया को पा ही लूंगा। जी बिल्कुल बहुत सर। बढ़िया। घर वाले मम्मी पापा हर बार पूछते थे कि अभी इंटरव्यू आ रहा है, इस बार क्या स्ट्रेटजी है। तो सर स्ट्रेटजी तो वही, मैं पढ़ाई करता था अपना और विश्वास था कि मैंने उनसे बोला था, मैंने एक ना एक दिन तो होना है पक्का। तो ये तो हुई विश्वास- 18 की बात। जी बिल्कुल फिर सर। आता है कोरोना, जी प्रक्रिया है लंबी। जी सर। फिर आता है 19 की क्या परफॉर्मेंस थी? सर 19 का ही मेरा प्रथम प्रयास था। उसके बाद सर मेरा 2020 में सॉरी, हाँ ठीक है। सेकंड प्रयास था। उसमें सर क्या? उसमें भी मैंने इंटरव्यू दिया था। वाह। फिर 21? जी सर, मैंने इसके बाद तीसरा प्रयास सर 2021 था, वो भी मेरा सर इंटरव्यू था। तो लगातार इंटरव्यू चौथे प्रयास में आप जाकर जी बिल्कुल सर, ये चौथा आप मेरा- वीडियो के पद पे आप कार्यरत हैं। जी सर। बहुत बढ़िया। आपने पहला प्री फेल किया जी 2019 का, जैसा कि आपने बताया। सर सॉरी, मैं माफी चाहूँगा सर, इंटरव्यू में सॉरी मैं- सॉरी, आप फाइनली पास नहीं हो पाए। जी सर। तो क्या सीखा था उस वाले फेलियोर से? फिर क्या सीखा 2020 के फेलियोर से? यानी क्या सीख के क्या सुधारा? जी सर। फिर 21 यानी इन तीनों के अटेम्प्ट में आपने क्या सीखा, फिर क्या सुधार किया कि 22 में आकर के आप फाइनली सेलेक्ट हो गए? जी सर। सर 19 तो मेरा प्रथम प्रयास था। तो सर प्रथम प्रयास तो यही रहता है कि बस कैसे करके पास हो जाए एक बार। पास हो गए, ठीक बात है। सबसे बड़ा चैलेंज रहता है कि मेंस कैसे क्वालिफाई हो। जी। तो सर उसमें मुझे भी विश्वास नहीं था कि शायद मेरा होगा कि नहीं होगा, लेकिन सर कोरोना के टाइम में थोड़ी मैं पढ़ाई कर पाया, तो सर वो मेरा प्रथम प्रयास में हो गया। सर दूसरे और तीसरे ये मैं थर्ड स्टेज पे आकर डिस्क्वालीफाई हुआ सर। तो मैं खुद मानता हूँ कि कहीं ना कहीं मेंस में भी नंबर कम रहे होंगे मेरे, और साथ ही साथ सर इंटरव्यू में भी उतने अपेक्षानुरूप नंबर नहीं मिल पाए मुझे। तो सर इसलिए इसके बाद सर उसका रीज़न ये भी रहा कि सर एक एग्ज़ाम के बाद दूसरा एग्ज़ाम, दूसरे के बाद तीसरा, लगातार एग्जाम वो होता ना कि जी एक सर। से निकले फिर दूसरे में घुस गए, दूसरे निकले तीसरे में घुस सर मैं गए। आपको बताना चाहूँगा कि मतलब मेरा 1-2 महीना ही खाली मिलता था मुझे, जब मेरा प्री मेंस इंटरव्यू कुछ होता नहीं हो। तो कभी घर भी जाते थे उस दौरान? सर कभी कोई त्योहार जिया है आपने छात्र जीवन में? सर जिए दिवाली पे तो जाते हैं, पर बहुत कम सर ऐसे जाना पड़ता ठीक था। बात नहीं, है। कोई ना कोई दिमाग में लगा ही रहता कि इस बार तो अभी ये- इसी छात्र जीवन पे मैं अपनी कुछ चंद लाइनें मैंने जोड़ रखी है जी बिल्कुल। कि छात्र जीवन वो जीवन है जो होता है ना, धान, ओखली का धान, जी सर। है ना? जी क्या वो उस धान पे छिलका होता है? छात्र जीवन वो छिलका युक्त धान है, जी जी बिल्कुल। और उसपे समय की, प्रक्रियाओं की, है ना, कंपटीशन की, जी आर्थिक समस्याओं की, पारिवारिक समस्याओं की चोट वो मूसल के द्वारा लगती रहती है। बिल्कुल सर। उसके बाद में फिर रविंद्र जैसा चावल निकल के आता है। जी है बिल्कुल ना? सर। तो वो सब प्रक्रियाएं तो आपने भी झेली हुई है, जी सर। जैसा कि आप बता ही रहे हैं। खैर, अब आ जाते हैं हम लोग इंदौर की दुनिया में, जी सर। है ना? जी जैसा कि कहा जाता है भंवर कुआं, भंवर कुआं का एक ऐसा जंजाल है, या तो उसका कोई पानी पिएगा उस कुएं का, या उसमें भंवर में उसके घूमता ही रहेगा। सर एक और कहावत है कि भंवर कुआं ऐसा कुआं है जिसकी गहराई कोई नहीं नाप पाया। कोई नहीं नाप पाया, परंतु मैं नहीं कहूंगा कि आज जी। मेरे पास में जो रविंद्र बाबू बैठे हैं बिल्कुल वो नाप कर ही यहाँ बैठे हैं। बिल्कुल सर, कोशिश करो तो बिल्कुल। हाँ, तो ऐसा इस धरती पे कोई कुआं नहीं है जिसको रविंद्र बाबू ना नाप पाए, है बिल्कुल ना? सर, हाँ। और यानी छात्र क्षमता ना नाप पाए। बिल्कुल सर, मेरा ये कोई मानना है बस छात्र क्षमता एक सकारात्मक क्षमता होती है, वो नाप लेता है। खैर, तो वही भंवर कुआं की कुछ बात करते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि कुछ लोग वो होते हैं कि जो भंवर कुआं के पानी को पी करके अपना रास्ता तय कर लेते हैं। कुछ लोग वो होते हैं कि उस कुएं के अंदर, उसके भंवर में फंस करके, उसमें डूब करके, और फिर कुछ समय की जो प्रक्रिया है और जो माता पिता का इस समय की जो लात पड़ती है, उससे फिर वापस अपने घर पर लौट करके चले जाते हैं, जी है बिल्कुल ना? सर। तो वो आपने देखा भी होगा, जिया भी होगा कुछ ना कुछ ऐसा। खैर, तो जब आप भंवर कुआं की दुनिया में आप यानी पहली बार 2018 में, जैसा कि आपने कहा, इंदौर की दुनिया में आप आए, तो क्या श्योपुर का वो बालक जी सर। पहली बार एक नन्हे कदम, यानी मेरा ये मानना है जब आप कोई नई चीज करते हो तो आप उसके नवजात शिशु होते हैं, जी तो सर। एक नवजात शिशु श्योपुर से चला जी सर। और यहाँ की भारी भरकम दुनिया के अंदर जब उसने कदम रखे तो क्या अंतर पाया? सर मैं आपको बताना चाहूँगा कि इससे पहले सर मैं भोपाल में मैंने 3 साल ग्रेजुएशन की थी। जी। तो सर मुझे शहरों में तो सर मुझे लगा था कि भोपाल जैसा ही इंदौर होगा, ओके। और सर रहने की दृष्टि से ये भी। लेकिन सर जब तैयारी के दौरान मैं यहाँ रहा और यहाँ पे जो मेस का खाना जो लगातार खाया, तो सर यहाँ का जो रहन सहन था वो सर बिल्कुल बदल गया था। तो भोपाल में इतनी हम मौज मस्ती क्या करते थे सर, कि कॉलेज था तो इतना वो नहीं था। जहाँ ये तो है, भोपाल में सुकून तो है। जी सर। और यहाँ आने के बाद सर मेन तो यही तैयारी का रहता है कि सर प्री निकलना, मेंस निकलना, इसमें
तो सर ये भी नहीं, और साथ ही साथ घर से भी सर ये रहता है कि हमें एग्जाम, एक बच्चों पे दबाव रहता है मेंटली। आपने भोपाल में क्या ग्रेजुएशन के दौरान क्या किया है वहाँ सर बीएससी किया था मैंने मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स से बीएससी किया था, ओके। जी सर। ठीक है, फिर आप इंदौर की दुनिया में आ गए। जी सर। आपने बताया थोड़ा सा भाई भोपाल में रह रहे थे इसलिए ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा आपके उस दुनिया से, कि है ना, क्योंकि जी सोपुर सर। की दुनिया से आप इंदौर, पहले भोपाल की दुनिया में आए, जी भोपाल सर। की दुनिया से आप इंदौर की दुनिया जी में आए। बिल्कुल तो सर। यानी दुनियादारी थोड़ी सी देखी हुई थी मेरी। जी ठीक है? सर। जब आपने एक सामान्य से, जब नया एक नवजात बालक जो इस तैयारी में आता है, नवजात बालक मैं बार बार वर्ड यूज करूंगा जी, जी, अभी हम जी। लोग, क्योंकि नवजात वाली वही चर्चा, क्योंकि आज का जो मेरा आपके साथ में परिचर्चा का जो विषय है, जी सर। मूल विषय ये कि जो नया बच्चा आता जी सर। है ना, जी वो सर। बहुत भटकाव की दुनिया में आता है जी सर। और अच्छे कोचिंग की दुनिया पे लगते रहते हैं, जी और सर। जो कई बार लाजमी भी है, जायज़ भी जी है ना, सर। दिखता भी है जी। कि हम कुछ भी चीज़ों का जो चयन करना है, चाहे मेरी वो कोचिंग का चयन करे, जी सर। चाहे मुझे पाठ्य सामग्री का चयन करे, जी सर। उसका आधार क्या हो, कि मैंने सुना है, मैं खुद भी बोलता हूँ जैसे अपनी कक्षाओं के माध्यम से, कि क्या आधार एक पाठ्यक्रम होना चाहिए, क्या सर। आधार पीवाईक्यूज होना चाहिए, क्या ये दोनों होना चाहिए, या कुछ और भी आधार होता है? जी सर। जी बताएं। सर सर्वप्रथम जो अपना सिलेबस दिया है उसमें सर जो भी कंटेंट है अपना, उसमें सर अपन को ऐसी पुस्तक का चयन करना चाहिए जिसमें गुणवत्ता यानी जिसमें सभी संबंधित रिपोर्ट का प्रकाशन हो, या और उसमें यानी संपूर्णता हो। संपूर्णता जी, हो जी, सर, जिसमें और कुछ किताब रहती है सर जिसमें संपूर्णता रहती है, कुछों में ऐसा है कि सर कुछ पहलुओं को छोड़ दिया जाता है, जी, 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 जिससे कहीं ना कहीं सर क्वेश्चन भी सिलेबस से बाहर हो जाते हैं। एकदम। तो सर ऐसी किताब का चयन करो जिसमें बिल्कुल संपूर्णता हो। गुणवत्ता हो। अब वो संपूर्णता का चयन, अब जैसे कि मान लो मैं हूँ, जी मैं तो सर। अपनी किताब का प्रचार करूंगा, जी, जी, बिल्कुल। दूसरी कोचिंग वाली दूसरी किताब का प्रचार करेंगे, जी। और तो बच्चों के पास में विवेक के कौन से पैरामीटर हो, जी सर। या उसकी बुद्धि में कौन सा ऐसा हम उपकरण फिट कर दें जी। कि वो जाए किताब की दुकान पर, जी। वो उसको देखे जी। और उसको खरीद के ले आए, और उसको वो क्या पैरामीटर हो, जैसे कि आपने पीवाईक्यूज की बात की, जी। क्या वो पीवाईक्यूज एक पैरामीटर हो सकता है उसका? हाँ सर, PYQ एक पैरामीटर हो सकता है, संपूर्ण पैरामीटर नहीं जी, होगा जी, सर। जी। सर इसके अलावा उसमें जो फ्लो चार्ट है, जो डायग्राम है। प्रेजेंटेशन, प्रस्तुतिकरण, जी बिल्कुल। यानी जो आंकड़े हैं, तथ्य है, उसका जी, प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण। जी, जी। सर उसका भी, क्योंकि जैसे सर भाई अपन, आपके दिमाग में नहीं जाएगी फिर कैसे पता जी चलेगा? बिल्कुल। सर जब अपन जो जैसी चीज़ देखते हैं अपन कोशिश करते हैं कि वैसे ही बना पाते ठीक हैं। बात है। तो सर अपन अगर अच्छी किताब से पढ़ेंगे, अगर प्रेजेंटेशन वाली किताब से, तो सर अपन वही प्रेजेंटेशन अपनी कॉपी में लिख पाएंगे वहाँ। ठीक बात है। तो सर इस प्रकार जैसे सर निर्माण की किताब हुई थी, सर मैं निर्माण से भी पढ़ा, और सर मैंने आकार IAS की किताब है उनसे भी अध्ययन किया। तो सर कोई भी किताब हो, अगर उसमें संपूर्णता तुम्हें दिखती है, चाहे फिर सर अधिकतर सर 2 भी किताबों का चयन किया जा सकता है, पर बिल्कुल सर ऐसा है कि जिसको पढ़ रहे हो उसको अच्छी तरह पढ़ो। अच्छे से पढ़ें बिल्कुल। और परिमार्जित करते रहें। बिल्कुल, उसमें जो भी वैल्यू एडिशन है न्यूज़पेपर से हुआ, ठीक बात तो है। सर उसको ज़रूर ठीक बात है। ठीक है, हम एक किताबों की थोड़ी सी चर्चा, अब आते हैं कोचिंग की दुनिया में, जी सर। है ना? और मैं आपसे भी, और मैं अपने आप से भी उम्मीद करूंगा जी कि सर। हम जो बात करेंगे कोचिंग के चयन करने में, वो प्योर उसी पैरामीटर पे होनी चाहिए जो ईमानदारी का हो, जी है बिल्कुल। ना? बिल्कुल। तो कैसे चयन करें एक कोचिंग का, कि क्या जी। उसके ऑफिस की सुंदरता से, कैसे जी। वॉलपेपर लगे, या वहाँ पे जो टंगी हुई फोटो है, जी सर। जो अथा फोटो है हर कोचिंग में, मेरी भी यहाँ टंगी है, ऐसा नहीं है, जी, जी। मैं दूध का धुला नहीं हूँ, कि उस कोचिंग की में टंगी हुई फोटो है, या वो एक वाक चातुर्य से युक्त प्रथम डेस्क पर जो बैठी, जो ये कह सकते हैं कि रिसेप्शनिस्ट जो वर्ड दिया जाता है, प्रथम डेस्क पे बैठा हुआ व्यक्ति, जी सर। जिसमें के अंदर वाक चातुर्य, वाक पटुता है, उसमें आपको वो एक, या ये कह सकते हैं उसमें रिझाने की प्रवृत्ति, कि जी वही सर। आपको वो उस कोर्स के लिए इन्वॉल्व कर दे, जी सर। यही सब है क्या? या उस क्लासरूम में बैठ करके एक टीचर की गुणवत्ता, पढ़ाने की शैली, या उसके द्वारा दिए गए पाठ्यक्रम जो दिया जाता है यानी किताबें, उसकी अपनी शैली, जी सर। क्या क्या मानते हैं आप? सर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो आपने सर्वप्रथम उल्लेख किया कि जो फ़ोटो है वो मार्केटिंग की दुनिया है, सर ये एकदम मार्केटिंग से का भी एक अच्छा, मैं बताता हूँ, आज रील्स की दुनिया है, मार्केटिंग का एक इंस्ट्रूमेंट रील्स, जी बिल्कुल है ना? सर। और मैं नए बच्चे को देख रहा हूँ, आज की यूथ से आ रही है, वो रील्स देख करके आ रही है, रील में जितने ज़्यादा लाइक है उतने बड़ा गुरुजी, जी बिल्कुल है सर। ना? सर और ये कोचिंगों का है ही सबसे ज़्यादा, जो सर कोचिंग में अपना भी मार्केटिंग है, उनका भी अपना एकदम बिजनेस है है, सर, व्यावसायिक वो करना भी है। उन्हें सर पूरा करना रहता है। जी। सर पर ये एक व्यक्ति को जो नया नया है, अभी कोचिंग करना चाहता है, तो मैं बताना चाहूँगा सर कि सर्वप्रथम वहाँ ऐसा संस्थान हो जो सिलेबस कंप्लीट कराए पूरा पूरा, कराए, वेरी बिल्कुल गुड। संपूर्णता हो जिसमें, और सर वहाँ पे जो टीचर हैं वो पढ़ाने वाले, हो, वो भी सर अ,
जिन्हें इस एक्सपीरियंस दुनिया हो। से गुजरे हो। जी बिल्कुल सर। हाँ। जिन्हें पीएससी का सर मेंस इंटरव्यू दिया हो या क्वालिफाई किया हो, चाहे सर किसी भी मीन्स एग्जाम। पढ़ाने का सलीका बिल्कुल और सर। दिया है तो लेखन का सलीका, जी वो बिल्कुल दोनों सर। उस गुरुजी में भी होना चाहिए ताकि बिल्कुल। बच्चा उसको सीख पाए उससे। बिल्कुल जी, सर। और सर साथ ही साथ जो वहाँ पे पाठन सामग्री दी जा रही है, पाठ्य सामग्री जी। जो सर उन्हें पढ़ने में और रिवाइज करने में सर जिससे आसानी हो, और साथ ही साथ सर ये चीज़ें व्यक्ति को मतलब नॉर्मल तरीके से देखनी चाहिए। और साथ ही साथ सर देखा जाता है कि नॉर्मल फीस के बेस पे हाँ, लोग वो बहुत कोचिंग जरूरी का। है। हाँ, बिल्कुल सर। मैंने कई बार देखा है कि भाई किसी की 3 लाख 4 लाख फीस तो बहुत बड़ी कोचिंग होगी, सर ये भ्रांति है सर है ना? कि जो जिसकी फीस होगी तो कि अपन मान के चलते कि अभी वो तो। अभी मैं आपको एक मजे की बात बताता हूँ रविंद्र। जी हम लोग 2023 जून में आए हैं यहाँ पर जी इंदौर में, है ना? बाकी ग्वालियर में काफ़ी समय से और दिल्ली में काफ़ी समय से है। तो यहाँ पे जब मैंने फीस की दुनिया देखी, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, पौने 3 लाख, है ना? मैं चकरा गया कि मैं वो पढ़ा क्या रही हूँ। ऐसा तो नहीं है कि कहीं सोने की कुर्सी पे बैठा करके आपको सोने के बोर्ड पर पढ़ा रहे हैं, है ना? पेन चांदी का सोने का आपको दे रहे हैं, कॉपियाँ सोने के पन्नों की, ऐसा तो नहीं, रत्न जड़ित तो कुछ नहीं पढ़ा रहे हैं यार वो। जी या बिल्कुल। कोई पाठ्यक्रम कोई ऐसा तो नहीं है उनके पास कोई पेपर आ गए आयोग से सेटिंग हो, तो ऐसा डर लगता लगा एक बार, वो ये कहाँ से कैसी फीस का निर्धारण कर लेते हैं। जी तो क्या इसको देखकर भी लोग आकर्षित होते हैं कि फीस बड़ा कोचिंग, ऐसा जी होता है क्या? जी बिल्कुल सर। सर मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये माना ये। मैं ये कहूँगा कि अगर कोई कोचिंग का आप नाम ना ले प्लीज़, नहीं सर। फिर भी आप कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर बताएँ। बिल्कुल सर, ये मैं किसी का वो नहीं करूँगा। सर ये है कि जिस कोचिंग की फीस ज़्यादा होती है तो लोगों को एक साइकोलॉजी होती है मन में, क्या ये यहाँ पे अच्छे टीचर होंगे, अच्छा वो होगा, तभी ये फीस ज़्यादा ले रहे हैं। अगर सर कोई संस्थान हो जो नॉर्मल या मीडियम फीस में आपको पढ़ा रहा है, तो सर उन्हें लगेगा कि शायद यहाँ टीचर अच्छे नहीं होंगे, हाँ, या ये सर सबसे बड़ी भ्रांति है। भ्रांति है। तो तो क्या रविंद्र बाबू इस चीज़ से एग्री करेंगे कि सबसे पहले जब भी मैं किसी कोचिंग में जाऊँ, जी तो सबसे पहले उसकी रिसेप्शन पे उसकी फ़ोटो से आकर्षित या उसकी फ़ीस के मापदंडों से आकर्षित ना होकर के मैं उसकी कक्षा रूम में कुछ दिनों का डेमो लूँ, जी बिल्कुल। कि शिक्षक की गुणवत्ता जानूँ, जी है ना? बिल्कुल सर। वहाँ पे और बच्चे जो बैठ रहे हैं, और एक चीज़ और मैंने देखा है सामान्यतः, जी कि जब भी आप कोचिंग में इंक्वायरी पे जाते हैं, है ना? तो ये कहा जाता है कि उस दिन आप आए, किसी विशेष तिथि को बुलाते हैं, और उस दिन आकर के मुझे लगता है कि उस दिन हो सकता है कुछ अच्छा गुरुजी बैठा दिया हो उसने, जो बच्चों को ब्रेन वॉश करना जानता हो, जी है ना? वो संस्थान अच्छी है वह, या वो दूसरी वो संस्थान वो ये कहे कि जब मन करे उसी दिन तुम डेमो के लिए आ जाओ और बीच में भी आके जांच कर लो, जी तो क्या मानेंगे इसको? सर कौन सा ठीक है? आपने जो बताया कि सर जो मिड टाइम में कभी भी कोचिंग का अवलोकन किया जाए या उसमें, तो सर वो उसको मैं बेहतर बना मानूंगा। औचक निरीक्षण, जब आप अधिकारी बन गए तो अब आप भी बिल्कुल। कार्यालयों में औचक निरीक्षण करेंगे, जी तो सर। मेरे मानो औचक डेमो की प्रवृत्ति भी बच्चों में होनी चाहिए। 3-4 दिन का औचक डेमो लें, जाने क्या वो टीचर मुझे पढ़ा रहा है, समझा रहा है, ये चीज़ होनी जी चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए सर, जी। क्योंकि सर एक दो जो क्लास बिल्कुल शेड्यूल की जाती हैं कि बच्चे नहीं आ रहे हैं, तो हाँ। सर उस तरह से उनको पूरा। पटा लिया जाए। बिल्कुल सर, वो बच्चों को सर इतने समझदार भी नहीं होते, और क्या जी। सर के वो नए हुए हैं, एकदम। तो उन्हें इसी की जानकारी भी नहीं रहती, उन्हें सब एक जैसा लगता है सर एकदम। आते हैं जब। तो सर बिल्कुल अगर बीच में जाते हैं तो उनको फायदा होगा, अगर जी। कंटिन्यू। तो मीन्स तो क्या अब अगर इसको थोड़ा सा पैरामीटर्स को कंक्लूड करें, जी सर। तो एक लिस्ट क्या, एक चेक लिस्ट क्या होनी चाहिए कि सर वो कोचिंग में जाए तो क्लास में जाए, तो एक ऐसी कोई चेक लिस्ट कोचिंग को चेक करने की बता पाएंगे थोड़ा कुछ? जी बिल्कुल सर। सर जो पहली बार बच्चे पढ़ाई करने आते हैं, तो सर उन्हें इस बारे में जानकारी भी नहीं रहती ज़्यादा, क्या सर, क्योंकि उन्हें उस चीज़ के बारे में खुद पता नहीं रहता नहीं, ठीक बात। पहली बार। पर सर जो पढ़ाने की शैली है टीचर की, वो किस तरीके से, कि डायग्राम, फ्लो चार्ट, प्रेजेंटेशन कैसा है क्लास प्रेजेंटेशन में? कैसा है, हाँ। और सर पढ़ाने का तरीका क्या है, और सर जो उनकी लिखने की वो है। और सर दूसरा मैं बताना चाहूँगा, सबसे बढ़िया बेस्ट ऑप्शन होता है वहाँ जो बच्चे पहले से पढ़ रहे हैं। उनसे राय, जी बिल्कुल। उनसे गुफ्तगू कर लें, एक बार पता बस कर लें। उनसे एक बार आपस में जाके। तो मेरे मानना है कि किसी भी कोचिंग का जो एक्सरे है वो उसके पुराने बच्चे हैं। जी सर, है ना? उनसे बिल्कुल पता चल जाता है सर कि एक कौन टीचर है और कौन क्या कैसा पढ़ाता है। जी। तो सर वहाँ की जो सिलेबस आपका पूरा अच्छी तरह से करा दें, वो संस्थान सर आपके लिए बेहतर बहुत रहेगा। बेहतर होती है, ठीक कह रहे हैं आप। तो पहले भी किताब को चयन करने की, जी सर। अब फिर कोचिंग को, जी हमने किताब भी चयन कर दी, कोचिंग भी चयन कर दी। अब आते हैं पढ़ाई की प्रक्रिया में, हम अनवरत पढ़ रहे हैं, कभी कभी थक भी जाता है हमारा दिमाग, हमारा मन। जी सर। तो उस दिमाग और मन को स्थिर रखने के लिए या उसमें एक मोटिवेशन बनाए रखने के लिए हमें पढ़ाई के साथ में क्या करते रहना चाहिए, या सिर्फ पढ़ते रहना चाहिए या कुछ और भी करना चाहिए साथ में?
जी कुछ और मतलब दूसरा विकल्प नहीं जी कि सर। अंत मन से कैसे मोटिवेशन करें कि कुछ अन्य किताबें पढ़ें, मित्रों के साथ में भी घूम लें, फिल्में भी देखाएं, या और भी कोई दुनिया है जो जी भंवर कुआं पे दिखती हो और शायद जी मुझे ना दिख रही हो, तो आप बताना चाहें। जी सर। सर पढ़ाई एक पार्ट है सर, मैं बताना चाहूँगा कि सर उसके साथ अपनी जो भी गतिविधियाँ हैं उन्हें भी सर, चाहे आपकी हॉबी हो या जी। मूवी देखना हो सर, वो भी कंटिन्यू, क्योंकि जब व्यक्ति तैयारी करता है तो सर सब दिन जब पढ़ते पढ़ते उसको एक जैसा वो हाँ, मोनोटोनस थक हो जाए, जाता है, सीधी बात थक है। जाता है। तो सर उसके लिए कुछ हॉबी या कुछ उसका जो हो सर, उसको भी उसे कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए सर। वो अभी से चाहे इंटरव्यू के लिए अपनी हॉबी को और मजबूत कर सकता है सर। ठीक अभी बात से है। क्लियर रखना है कि सर ये एक हॉबी। हॉबी एक एक तरीका हो सकता है जीवन जीने का, जी जब भी सर। आप बोर हो रहे हो। जी सर। और और सर मैं बताना चाहूँ कि आजकल सभी लोग सोशल मीडिया का नॉर्मल यूज़ करते हैं। तो सर सोशल मीडिया का यूज़ भी कर सकते हैं अपन, ऐसा कोई नहीं है कि हाँ, सोशल अगर मीडिया का आपके यूज़। आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति है तो सोशल मीडिया आपके लिए वरदान है, बिल्कुल, और कहीं बिल्कुल। थोड़े से ढीले पड़े तो वो बिल्कुल। अभिशाप हो जाएगी आपके लिए। बिल्कुल, अगर सोशल मीडिया का सर उतना ही यूज़ करें जितना आप खुद को लगता है सर, आधे घंटे या जो भी। जी। क्योंकि सर सोशल मीडिया सिर्फ़ ये नहीं है कि सिर्फ़ व्यक्ति को भटकाता हो, उसमें उसे संबंधित न्यूज़ भी मिलती हैं। तो अगर सर ये मानसिक और खुद के व्यक्तित्व उस पे निर्भर करता है कि ठीक कितना बात क्या यूज़ करना है। ठीक बात है। चलिए, इसी प्रक्रिया के तहत एक क्वेश्चन और कि जब यहाँ पे मैं इंदौर में जब से मैं आया हूँ, कुछ जी चीज़ें सर। और मैंने देखी, ये शायद व्यक्तिगत नहीं लेंगे आप, जी सर। कि ये कहा जाता है कि ना जोड़े भगवान बनाता है। ये जी सर। थोड़ा-सा अटपटा सा सवाल है। जी, जी, जी। और मैं एक बार किसी यूपीएससी के टॉपर्स का भी एक इंटरव्यू सुन रहा था। जी सर। तो उसने भी कहा था कि जैसे होता है ना कि भई हर आदमी के पीछे एक एक औरत का हाथ औरत होता का है। हाथ होता है। जी भई वो सर। शादीशुदा है तो औरत हो जाती जी, जी है ना? सर। तो भंवर कुआं पे जब से मैं आया हूँ, तो क्या यहाँ पे भी सफलता में किसी महिला सहयोगी का भी हाथ हो सकता है या नहीं होता है? जी या सर। वो डिस्ट्रैक्शन ही पैदा करती है? या हमें विपरीत जेंडर के लिंग के साथ में भी पढ़ाई का एक माहौल बन सकता है कि नहीं बन सकता है? जी सर। क्या कर कुछ बताना चाहेंगे इसके बारे जी, में? बिल्कुल सर। सर लो जैसे कोई व्यक्ति होता है तो सर उसका किसी महिला मित्र या मैं कहूँ तो सर के हाँ, कोई स्टूडेंट लड़की है तो मित्र। पुरुष मित्र हो हाँ, गया, और वही सर वो सहयोगी हो सकता है, तो सर ये तो कहना बिल्कुल ही गलत होगा सर कि वो हमेशा उसका नकारात्मक ही इम्पैक्ट पड़ता है। सर दोनों अगर सहयोग से और एक दूसरे से मिल बाँट के पढ़ाई करते हैं तो एक पॉजिटिविटी है वो। पॉजिटिविटी है सर जी। उसका। अदरवाइज दूसरा वो इंटेंशन नहीं होना चाहिए कि हमें और किसी जिस चीज़ के लिए अपन यहाँ तैयारी करने आए हैं। हाँ, वो हमारा गोल है, तो फिर तो कभी सर वो चीज़ें कभी भी हमारे लिए हानिकारक नहीं जी होगी। सर, नहीं वहाँ की सर लड़का या लड़की कोई भी दोस्त हो, कोई फ़र्क नहीं क्यों पड़ता। मैंने ये क्वेश्चन क्यों पूछा? जी सर। क्योंकि एक थोड़ा कह सकते हैं कि एक इस प्लेटफ़ॉर्म पे बैठ के एक बचकाना क्वेश्चन हो सकता है। जी ये सर। ना, फिर भी मैंने आपसे पूछा। जी सर। उसका मैं मूल क्या है मैं बता देता हूँ, कि जब एक माँ-बाप अपने बच्चों को एक बड़े शहर में भेजता है और उस शहर की कुछ अखबार के माध्यम से बहुत कुछ उन्होंने जाना होता है, तो एक अंदर डर सा होता है, क्योंकि जी। माँ-बाप का दिल बड़ा कच्चा सा होता है, सर बच्चा सा होता मैं है ना? इसका तो मैं पहले मैं पूरा करता हूँ। जी सर। और उस डर का मैं भी पिता हूँ, तो वो एक डर होता है कि मेरा बच्चा जाके वहाँ भटक ना जाए, जी। है ना? ठीक है? तो मैंने उसी के संदर्भ पूछा कि ये चीज़ क्या पॉजिटिविटी भी लाती है या सिर्फ नकारात्मक ही चीज़ें पैदा करती है? बस ये उद्देश्य था मेरा पूछने का। जी, आप कुछ बताना चाह रहे थे? सर मैं इसका अपना स्वयं का एग्जांपल बताना चाहूँगा। जी। सर जब मेरी मम्मी से बात होती है तो मम्मी मुझसे एक ही बात कहती हैं, बेटा लड़कियों से दूर रहना है। हाँ। और ये सर रोज़ ये। एक दिन का वो नहीं है सर। हाँ। तो मैं उनसे बिल्कुल श्योर कहता हूँ कि आप टेंशन ना लें। सर तो तो मैंने जो कहा ना, माँ-बाप का दिल बच्चा सा होता है, कच्चा सा बिल्कुल होता सर। है। जी। सर उनका इंटेंशन रहता है कि बच्चा पढ़े, कहीं पढ़े। दूसरी चीज़ों में संलिप्त ना हो जाए। ठीक तो बात है। इसलिए सर इतना बड़ा शहर है ठीक तो बात सर है। बच्चे शहरों में और भी चीज़ों में संलिप्त हो जाते हैं। तो सर और वहाँ के सर जैसे लड़कियाँ लड़के मेरे भी दोस्त हैं सर, ठीक बात तो है। वहाँ की कोई दिक्कत नहीं एक है। सकारात्मक माहौल में जो पढ़ाई जी। आपकी ज़रूरतों के अनुसार हो, पाठ्यक्रम के अनुसार हो, है ना? दुःख दर्द के साथी के अनुसार हो, तो जी। मुझे नहीं लगता कि फिर वो वरदान की तरह जी, बिल्कुल है ना? सर। फिर आपके माँ-बाप भी, आप भी निश्चिंत रहते हैं। जी, बिल्कुल खैर, सर। जब आप इस दुनिया में आ गए, तैयारी की दुनिया में लग गए, जी सर। फिर सफलता-असफलता के दौर चालू हो गए, जी ठीक सर। है? उस सफलता-असफलता के दौर में जी। मेरा ये मानना है कि मित्र बहुत साथ आते हैं, जी। है ना? जी। तो एक सिविल सेवा की तैयारी के दौरान मित्रों की कितनी भूमिकाएँ होती हैं? जी, बिल्कुल सर। जो भी सिविल सर्विस के दौरान कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है, तो सर कुछ समस्या ऐसी होती हैं, सभी समस्याओं को अपन माता-पिता से साझा नहीं कर सकते। हुँ।
तो चाहे वो एग्ज़ाम रिलेटेड हो, ठीक बात चाहे है। कोई पर्सनल हो सर। हम्म। तो सर वो मित्रों का महत्वपूर्ण योगदान है। सबसे पहले तो वो अ, समान उम्र के होते हैं, तो वो हम अब स्वयं की बातों को अच्छे से समझ पाते हैं। और सर कोई भी एग्ज़ाम रिलेटेड भी हो तो सर अगर एग्ज़ाम में अपन क्वालिफ़ाई नहीं कर पाए तो सर उसमें सहयोग देना हो, माता-पिता को तो मानसिक मनोबल, जी सर। मेरे मानने के मित्र ही बहुत अच्छा था, यही कहना चाह रहे हैं जी, सर। बिल्कुल सर, वो तुमको बहुत अच्छी तरीके से जानता है कि जानते इसको हैं। किस बात का टेंशन है और क्या इसका समाधान है। तो दो तरह के मित्र होते हैं, जैसा कि जी मैंने सर। इस तैयारी में, एक वो मित्र जो बचपन का मित्र होता है, जी। यानी जो जिसको बोलते हैं लंगोटिया यार, जी, बिल्कुल। और एक मित्र की दुनिया यानी वो तैयारी के दौरान का संघर्ष का मित्र जो होता है ना, जी, जी, जी। और एक मित्र होता है जो आपके चयन के बाद में बन रहे होंगे, जी, है ना। मुझे लगता है कि आप भी इंस्टा या फेसबुक वगैरह में तो मित्र सूची बढ़ गई होगी, अचानक से बाढ़ आ गई होगी उसमें, जी, है ना, बिल्कुल। सैलाब सा आया होगा। बिल्कुल सर। तो उन दोनों की मित्रता में क्या अंतर होता है, जी सर, और क्या फील कर पा रहे हैं तब से आज तक चयन के बाद में आप? सर ये जो अपने पुराने मित्र होते हैं, जो कॉलेज के दौरान या स्कूल के दौरान बने थे, तो सर वो जेन्युइन होते हैं सुख दुख के साथी होते जी, हैं। बिल्कुल। और सर उनसे ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है कि आपकी बात होनी चाहिए, 2-2 महीने, 4-4 महीने तक बात हो, कोई फ़र्क नहीं और पड़ता। जब भी बात होती है तो फिर तो अपनी सुर में ही होती है बस, कि बस। हैं, और और सर बचपन के मित्र गाली गलौज भी होती होगी। जी, जी। और है सर ना? ये फिर जो भी ज़रूरत होती है सीधा फ़ोन लगाओ और तुरंत समस्या सीधा समाधान हो, ये समाधान है। ये होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि सर रोज़ बात कर रहे हो तो दोस्ती बनाए रखने के लिए रोज़ बात करना भी ज़रूरी है। एकदम। और एक दोस्त होते हैं कि सिर्फ़ सर हाय हेलो नॉर्मल रहता है, जैसे भोलाराम पे और अभी कई दोस्त बन गए हैं। हाँ, तो चयन के वो बाद बन गए होंगे, जी, लाइब्रेरी में बन गए होंगे। अभी जी, आप लाइब्रेरी में बैठ रहे हैं निर्माण की बिल्कुल में, सर। तो वहाँ पे कुछ दोस्त कब बने होंगे? पहले वो आपसे आपको जानते भी नहीं हो, बात भी नहीं करते, आप बैठ पहले से रहे हैं, पर रिजल्ट के बाद में मित्र आ गए होंगे जी, आपके। बिल्कुल सर, अभी मैं निर्माण पे आया था कल परसों, तो उसके बाद भी लोग अच्छा आप निर्माण में आए थे, वही है ना? हाँ, तो सर ऐसे दोस्ती सबसे होती है, पर सर ये एक परमानेंट होते हैं वो वास्तविक। वास्तु दोस्ती वही होती है। ठीक है। चलिए कुछ और क्वेश्चन लेते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन और। काफ़ी जी। लंबा समय हो गया हमें बातचीत करते हुए। जी सर। जो प्रारंभिक परीक्षा होती जी है सर। ना? तो किताबों की बातचीत हुई, उससे इतर कि उसमें और क्या पैरामीटर होगी जिससे जैसे आपका लगातार पहले अटेम्प्ट से निकला, आपने पहले अटेम्प्ट से साक्षात्कार दे रहे हैं। जी सर। तो क्या कारण है कि मैं पहले अटेम्प्ट से साक्षात्कार दे रहा हूँ? जी वो सर। मैं थोड़ा जानना चाह रहा हूँ कि प्रारंभिक परीक्षा मेरी ना रुके, मुख्य परीक्षा ना रुके। जी सर। सर जो प्रीलिम्स की तैयारी सर मैं बताना चाहूँगा कि जो प्रीलिम्स और मेंस की होती है वो एंट्री के लिए तैयारी होती है, जैसे सब टॉपर्स इंटीग्रेटेड बताएं होती वो है सभी एक साथ। हाँ। यही कहना। वो लाइन जो मेंस के साथ में, यानी जिस साल मुझे प्रीलिम्स देना हो उससे पहले मेंस भी पढ़ा हुआ होना चाहिए। जी, तो यही मूल होगा शायद आपका। बिल्कुल जी, जी। सर। सर मैंने स्वयं जब 2019 में तैयारी की, तो सर पहले बच्चे आते हैं नए-नए तो उनका टारगेट रहता है कि कैसे भी करके प्रीलिम्स निकल जाए। ठीक बात है। उसके बाद मेंस तो देखा जाएगा। लेकिन सर रियलिटी ये है कि मेंस बच्चों का कई बार तक नहीं निकल पाता है। ठीक बात है। तो अगर एक बार सर मेंस की तैयारी हो जाती है तो वो प्री में प्री उसको तो अपने आप ही आज देखते जी, हैं जी। 90% सिलेबस तो प्री वाला जो मेंस के जी, अंदर घुसा हुआ बिल्कुल है। सर, मैं बताना चाहूँगा सर करंट के अलावा तो आप बताओ उसमें ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है जो आपका कंबाइन नहीं हो। ठीक बात है। लगभग हाँ, 90% हाँ, 90% मैंने बोला यही। तो सर जी। अगर मेंस की सबसे पहले फोकस होना चाहिए, उसके बाद सर प्री तो निकल ही जाएगा, निकल थोड़ी सी मेहनत 1-2 नंबर का सर कभी लक्का भी हो जाता है, ठीक लेकिन बात है, अगर ठीक। मेहनत करो तो निकलेगा सर। निकलेगा। हुँ। और मुख्य परीक्षा में जी। मैं भी अपनी क्लास के माध्यम से, अपने लेक्चर के माध्यम से बोलता हूँ, बेटा लिखते रहो, लिखते रहो। और जी एक सर। मेरा अपना एक तकिया कलाम है, वो बच्चा ही मात्र पास होगा जो मास्टरों का खून पिएगा, गुरुजियों जी। का खून पिएगा। जी। खून पीना मतलब लेखन, नियमित लेखन करना और उसको जी। गुरुजियों के माध्यम से चेक करवाना। जी। तो ये क्या वाक़ई में मूल मंत्र हो सकता है, या इसके इतर और भी चीज़ें भी मूल मंत्र हो सकती हैं? जी सर, बिल्कुल जो अपनी लेखन शैली को सर सुधार कर रहा है निरंतर और उसको चेक करा रहा है, क्योंकि सर अब तो वैसे भी सर लेंदी पेपर हो गए हैं काफ़ी। ठीक बात है। 6 पेपर होते हैं, तो सर पहले तो ये रहता था कि 3 पेपर पूरे हो जाएँ उसके बाद थोड़ा रिलैक्स मिल जाता था। अब तो एथिक्स में भी डबल पेपर कर दिया, सर हिंदी में टाइम कम कर दिया। टाइम कम कर दिया है। तो आपको बिल्कुल 6 दिन के लिए ऐसे तैयार होके जाना है सर। मतलब एक वो कहते हैं बख्तरबंद गाड़ी के साथ में, जिसमें सारे शस्त्र अस्त्र होने अच्छा, चाहिए, फिर बिल्कुल। आपको जाकर के युद्ध के मैदान में उतरना है। बिल्कुल सर। और पानी भी साथ लेके चलना है, खाना पीना भी, शायद कैप्सूल की दुनिया पे चलना पड़े उस दिन। हाँ? बिल्कुल सर। जी, तो जी। तो सर उसकी तैयारी सर पहले से ही होनी चाहिए, बात और बिल्कुल जो भी टीचर्स हैं उनका गाइडेंस निरंतर लेना चाहिए, और सर अपनी तैयारी, अपनी कॉपी और मार्क्स उसके अनुसार सर आपको स्वयं अच्छा। उसका एक हमेशा एक चर्चा होती है सिनॉप्सिस यानी शॉर्ट नोट्स, जी है ना? सर। कि इस चीज़ को मैं 2014 से जी मैं सर। नियमित बच्चों से कहता आ रहा हूँ कि बेटा सिनॉप्सिस बना लो, जी सर। शॉर्ट नोट्स बना लो। जी। इतने बड़े महासागर जैसे पाठ्यक्रम को आपके दिमाग की कैपेसिटी नहीं हो सकती कि जो एग्जाम हॉल तक ले जा पाए, जी, है बिल्कुल ना? सर। तो क्या वाकई में बनाना चाहिए सिनॉप्सिस या नहीं बनाना चाहिए, यानी शॉर्ट नोट्स बनने चाहिए नहीं बनने चाहिए?
सर मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ। इसके लिए सिनॉप्सिस होना चाहिए। जी। सर जैसे ही अब पहला पेपर दे के आते हैं अपन मेंस का, तो उसके बाद सर ऐसी हालत हो जाती है कि दूसरी में सिलेबस ही ध्यान नहीं रहता कि सिलेबस क्या ठीक है। बात है। तो अगर सर सिनॉप्सिस होते हैं और जो उसमें मेन कंटेंट होता है, तो सर उसको रिवाइज करके उसके सहारे सर दूसरा पेपर, तीसरा जो भी है अपने ठीक बात सिनॉप्सिस है। होंगे, तो उसको सर बेहतर ढंग से लिखा जा सकता लिखा है। जाता है, रिकॉल हो जाता है दोबारा जी, से। और सर बिल्कुल आपने देखा होगा जो भी टॉपर रहती हैं, जिन्होंने जो बताया है, तो सर उस सिनॉप्सिस या कोई चीज़ उनके पास ऐसी होती है जिससे सर वो उसको रिवाइज़ भी कर पाते हैं। क्योंकि सर जब सोच-सोच के लिखते हैं तो उसमें सर टाइम टेकिंग ज़्यादा रहता है, और अगर आपने कहीं लिख रखा है या उसको है, तो सर उसको अपन जल्दी भी उसको ठीक बात है। कंप्लीट कर पाते हैं। एक सामान्यतः एक भ्रांतियाँ भी मैंने देखी है जी सर। कि बस पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, है ना? जी, तो जी, ही जी। पास हो जाओगे। मात्र पढ़ने भर से पास होते हैं या और भी कोई स्किल्स की आवश्यकता है सिविल सेवा में चयन के लिए? सर पढ़ने का जो है, सिर्फ अपन अगर देखा जाए तो सर सिर्फ प्रीलिम्स में अगर पढ़ने से मैं मान सकता हूँ सर प्री क्वालिफाई हो सकता है। उसमें भी सर तुम्हें कुछ ऐसी गतिविधियाँ करनी पड़ेंगी, सिनॉप्सिस या शॉर्ट नोट्स या कुछ। तो सर जब प्रैक्टिस, तक प्रैक्टिस। बिल्कुल सर, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तो सर पढ़ने से तो दिमाग ही बिल्कुल ऐसा हो जाता है 2 घंटे के बाद कि सर ये एक लिमिट होती है सही बात है, दिमाग की। सही बात तो है। बिल्कुल सर, और भी तरीके मेंस में तो सर पूरा लेखन से लिए। जी। तो अगर पढ़ने से भर से सिलेक्शन हो जाए तो सर मैं मानता हूँ कि सब लोग ही सिलेक्टेड हो जाए पढ़ तो सर। सभी रहे हैं, बिल्कुल सर। है ना? हाँ। एक चीज़ और कि जब भी मैं कुछ लोगों का इंटरव्यू देखता हूँ, जी है सर। ना? या कई बार कुछ यूट्यूब की दुनिया में या रील्स की दुनिया में कुछ हम भी उससे अछूते नहीं हैं, हमारे पास भी दिखती रहती है, हम भी देखते रहते हैं। जी सर। तो कुछ गुरुजी जो या कुछ ऐसे मठाधीश टाइप के व्यक्ति जो चाय की टपरी पे विशेष ज्ञान बाँटते हैं, वो ये कहते हुए पाए गए हैं कि बेटा 18 घंटा पढ़ो, 20 घंटा पढ़ो, 15 घंटा पढ़ो। क्या ये किसी की शारीरिक और मानसिक क्षमता है कि वो 18-20 घंटे लगातार पढ़ सकता है दिन 24 घंटे में से? क्या ये पॉसिबल है? क्या रविंद्र बाबू ऐसा करते थे? सर ये ऐसा तो संभव नहीं है कि संभव नहीं कोई है। व्यक्ति को, सबकी मानसिक और जो शारीरिक एक्टिविटी है, वो क्षमताएँ हैं, क्षमताएं स्किल्स अलग हैं। अलग होती हैं। तो सर व्यक्ति जितने भी घंटे पढ़ रहा है, मैं चाहूँगा कि बिल्कुल ईमानदारी से, फिर ऐसा है कि जब पढ़ रहा है तो बिल्कुल पढ़ रहा पढ़ है, रहा है। ये होना चाहिए। अगर उसने 6 घंटे भी पढ़ा है बिल्कुल, तो ऐसा है कि 6 में से जो 6 घंटे का इनपुट भी आना चाहिए, बिल्कुल। है ना? सर अगर ये नॉर्मल क्या होता है सर कि लोग कई टाइम तक पढ़ तो वो 6 ही घंटे रहे, लेकिन सर लाइब्रेरी में इतना टाइम हो जाता है कि अपन 10 घंटे 12 घंटे बैठे हैं, लेकिन आउटपुट 6 घंटे का ही निकल रहा है। तो मीन्स आपका ये कहना है कि पढ़ाई वो मायने रख वो सिर्फ वो वाली पढ़ाई मायने रखती है, जो इनपुट हम अपने दिमाग में ले रहे हैं, उसका उतना ही आउटपुट भी निकले, बिल्कुल सर। है ना? हाँ। तो और दूसरा आपका स्वस्थ मस्तिष्क और स्वस्थ शरीर जितना साथ दे उतने घंटे पढ़ना चाहिए, ना कि किसी संजय गुप्ता के द्वारा कहा गया कि बेटा 18 घंटे पढ़ लो, या किसी रविंद्र के द्वारा कहा गया कि मैं 15-18 घंटे पढ़ता, तो वो मायने रखता है। बिल्कुल। ठीक है ना? सर बिल्कुल जो भी बहुत बहुत धन्यवाद रविंद्र बाबू। बिल्कुल। आपको आगामी जीवन के लिए बहुत शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं। आप और आपका परिवार इस सफलता के जो आगे अगर आने वाला जीवन है उसको सुखद रूप से जिए, और आपसे उम्मीद भी करता हूं कि जिस पृष्ठभूमि से और जो जीवन आपने सीखा है, जो जिया है, आगामी आने वाले जो बच्चे हैं, जो तैयारी में आने वाले, जिस तरह से आप पहली बार जब नवजात बन के आए थे इस इंदौर की दुनिया में, वैसे ही उसी तरह से आपके साथ में नवजात आने वाले बच्चे, आपके बाद में आने वाले बच्चे हैं, वो आपसे सीखते रहें और आप उनको सिखाते रहें, दिल से और दिमाग दोनों से। बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, आबाद रहिए। जी सर, बिल्कुल। आप निर्माण टीम का भी बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।